तो चलिए शुरू करते हैं ओपन चैलेंज। मैं हूं अमित सिंह। सरक्रीक का दलदल, हरामी नाले का पेचीदा रास्ता और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य हलचल। सवाल सिर्फ इतना नहीं दर्शकों कि पाकिस्तान यहां अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसी वक्त सरक्रीक की क्यों। एक तरफ भारत हरामी नाला जैसे संवेदनशील इलाकों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है। नए चौकिया निगरानी सिस्टम और बीएसएफ की बढ़ी हुई मौजूदगी से भारत ने साफ कर दिया कि पश्चिमी सीमा के इस मुश्किल इलाके में किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों, इस पूरे प्रोजेक्ट जिसका नाम अबाबील है, सरक्रीक के आसपास कमांडो, समुद्री सुरक्षा, चौकिया, ड्रोन और होवरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मतलब क्या है? तो क्या यह सिर्फ समुद्री सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी है या फिर पाकिस्तान सरक्रीक को आने वाले वक्त के लिए नए सैन्य मोर्चे के तौर पर तैयार कर रहा है? क्योंकि सरक्रीक कोई सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं। क्या प्रोजेक्ट अबाबील भारत के लिए नई चुनौती बनने जा रहा है? और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सरक्रीक विवाद क्या है, पाकिस्तान का अबाबील प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से जो पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, गुजरात से जो लगता है, जिसे हम रन ऑफ कक्ष कहते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, ये आपको मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ग्राफिक के जरिए स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं कि सरक्रीक का विवाद क्या है और क्यों इस तरह का मामला है। कच्छ जिले के सरक्रीक इलाके में और इसके आसपास का जो इलाका है, दलदली जमीन है और मैंग्रोव के जंगल है। यहां पानी और कीचड़ का इलाका लगातार बदलता रहता है। मुश्किल भौगोलिक स्थिति के चलते यहां निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है। यह इलाका भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है और यहां पर चूंकि दलदली इलाका है, इसलिए यहां पर निगरानी और कॉम्बिंग करना बहुत मुश्किल है। हरामी नाला ये क्षेत्र सुरक्षा एजेंसियों की खास निगरानी में रहता है। 29 मई 2026 को अमित शाह ने इस इलाके का दौरा भी किया था। रणनीतिक महत्व के साथ हरामी नाला अपने अनोखे नाम के लिए भी जाना जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्यों पाकिस्तान रण ऑफ कक्ष और पश्चिमी गुजरात के इस इलाके में अपनी कब्जेदारी बढ़ाना चाहता है। क्यों सरक्रीक विवाद एक बार फिर से खड़ा हो रहा है? सरक्रीक विवाद है क्या, पहले यह समझिए, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। जी हां, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, मेरे ठीक पीछे आप ग्राफिक्स को देखेंगे। सरक्रीक विवाद क्या है सबसे पहले समझाते हैं। सरक्रीक गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध में 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय खाड़ी है, यानी समंदर के बीच से रास्ता गया है जहां पर दलदल और पानी है। जी हां, यह विवाद 1914 के समझौते की अलग अलग व्याख्या से जुड़ा है, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। यह विवाद तब का है। दर्शकों, अगले पॉइंट पर आते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सरक्रीक उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। पूरे सरक्रीक पर पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन भारत हमेशा से उस दावे को नकारता रहा और झुठलाता रहा। जी हां, पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सरक्रीक उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। पाकिस्तान के मुताबिक सीमा खाड़ी के पूर्वी किनारे ग्रीन लाइन से गुजरती है और भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है, क्योंकि बीच से रेखा नहीं जा सकती। उत्तरी सीमा जो है उसे लगातार भारत कहता रहा है कि वो पाकिस्तान का नहीं है। भारत का कहना है कि सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए, ना कि उत्तरी सीमा से, ना कि ज्यादा इलाके से। बीच से एक रेखा खींचिए, दोनों में बराबर बांटिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। इसी मतभेद की वजह से समुद्री सीमा आज तक डिफाइन नहीं हो पाई है, तय नहीं हो पाई है। इस विवाद का असर अरब सागर में दोनों देशों के समुद्री अधिकारों, बिजनेस पर भी पड़ता है, जहां तेल और गैस मिलने की संभावना भी है। इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती है। इसी वजह से यह इलाका भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे फिशरी का कारोबार हो, चाहे शेल गैसेस की बात हो, चाहे क्रूड और मिनरल्स की बात हो, ये इलाका बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से। इस वजह से पाकिस्तान इस पर दावा करने की कोशिश करता है। हरामी नाले के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हरामी नाला क्या है और किस तरह से अमित शाह ने इस इलाके का दौरा किया था, कैसे मुनीर का जो प्रोपेगेंडा है वो फेल होता दिखाई दिया, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताऊंगा। दर्शकों, जी हां, समझिए, हरामी नाले में अमित शाह ने अबाबील प्रोजेक्ट से पहले ही चौकियां बनाने के निर्देश दिए थे। बोले थे यहां पर कॉम्बिंग चौकियां बने। 29 मई 2026 को अमित शाह ने BOP G7 का उद्घाटन भी कर दिया था। पहले से ही ये चौकी भारत पाकिस्तान सीमा के पास बनाई गई है। सुरक्षा के लिए तकनीक और निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। G7 G13 प्रोजेक्ट सीमा के बुनियादी ढांचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। इसका मुख्य उद्देश्य हरामी नाले में मजबूत सुरक्षा ग्रिड को तैयार करना है और इसीलिए अबाबिल प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही अमित शाह साहब वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर मुकम्मल इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। लेकिन मुनीर ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट अबाबिल है क्या दर्शकों, ये भी आपके लिए समझना, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से पाकिस्तान ये पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है।
भारत से जो इलाके सटे हैं, पाकिस्तान भारत की जो समुद्री सीमा है, वहां पर अपनी सैन्य शक्ति को, अपने अपने जो स्ट्रेंथ को लगातार इजाफा कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। ये भी एक तनाव की वजह है, चिंता का विषय है। भारत से सटी दलदली और सक्रिय सरक्रीक इलाके में नई समुद्री चौकियां भी पाकिस्तान की ओर से बनाई गई, नए हॉवरक्राफ्ट, नए वहां पर जो कमांडोज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। वहां पर स्ट्रेंथ बिल्डिंग ज्यादा कर रहा है पाकिस्तान। बांधा धोरा और हनामी धोरा सरक्रीक क्षेत्र में सैन्य काम यहां पर तेजी से पाकिस्तान कर रहा है, चाहे चौकियां बनाने की बात हो, चाहे इंस्टॉलेशन की बात हो, चाहे हॉवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने की बात हो। यहाँ नेवी ने SSGN स्पेशल कमांडो पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। ये कमांडो समंदर, हवा और जमीन पर खास मिशन के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जैसे अमेरिकन मरीन कमांडोज, जैसे भारत के गरुण। जी हाँ, पाकिस्तान को इस काम में चीन और बाकी जो मुल्क हैं, तुर्की की मदद मिली है और उन्हीं की टेक्नोलॉजी और वेपन का इस्तेमाल भी वो कर रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वो जो टर्किश टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, वो उसको मदद कर रही है। चीनी सर्विलांस, हॉवरक्राफ्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान इस अबाबिल प्रोजेक्ट को एक तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। चीन और तुर्की की मदद से ड्रोन और हॉवरक्राफ्ट तैनात किए जा रहे हैं। हॉवरक्राफ्ट चाइनीज़ हैं, जबकि जो ड्रोन वहाँ पर सर्विलांस के लिए पाकिस्तान ने लगाए हैं वो टर्किश हैं। और इसीलिए भारत भी लगातार वहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर रहा है। इनका इस्तेमाल निगरानी और तेज़ कार्रवाई के लिए किया जाता है। और भारत के लिए चिंता का विषय यही है, हालांकि भारत ने भी अपने हॉवरक्राफ्ट, अपने सर्विलांस ड्रोन वहाँ पर तैनात किए हैं, बहुत सारी मजबूत चौकियाँ बनाई हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे कमांडोज डिप्लॉयड हैं भारत के। पाकिस्तान अपनी नेवी और सीमा सुरक्षा को लगातार वहां पर मजबूत कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम हमने अबाबिल प्रोजेक्ट रखा है। पाकिस्तान ने इस पूरे अभियान की निगरानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद कर रहे हैं। समझिए इस बात को, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सरक्रीक पर जो साजिश हो रही है दर्शकों, ये भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन कैसे, वो भी आपको बताता हूं। कारण नंबर 1, भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा के ये बेहद करीब है। गुजरात में जो पश्चिमी सीमा है वहां पर बहुत करीब है, अरब सागर से जुड़ती है, इस वजह से बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण नंबर 2, यहां ड्रोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों की तैनाती बहुत तेजी से पाकिस्तान ने बढ़ाई है, यह भी एक चिंता का सबब है। कारण नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। दलदली इलाका होने से घुसपैठ और तेज आवाजाही आसान हो सकती है, क्योंकि ना तो उस इलाके में आप पैदल कॉम्बिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक सहारा है ड्रोन के जरिए, सर्विलांस के जरिए आप वहां पर लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। कारण नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये क्षेत्र भारतीय नौसेना की सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण नंबर 5 बहुत क्रूशियल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, भारत के लिए खतरा क्यों है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तनाव बढ़ने पर समुद्री व्यापार और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये जो इलाका है अरब सागर से जुड़ा हुआ है। भारतीय मछुआरे भी यहाँ पर फिशिंग करते हैं और पाकिस्तानी भी, इसलिए बहुत क्रूशियल है। कारण नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, सरक्रीक के पास सीमा की निगरानी और सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में सर्विलांस और सुरक्षा करना सच में बड़ी चुनौती है। कारण नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, भारत की नौसेना, तटरक्षक बल और BSF पहले से लगातार वहां पर सतर्क हैं, लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और इसीलिए ये तैयारियां भी मुकम्मल तरीके से वहां पर की जा रही हैं। भारत को सरक्रीक और अरब सागर में हर गतिविधि पर, हर डेवलपमेंट पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत क्रूशियल इलाका है, बहुत करीब है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा यहाँ पर सरक्रीक है। अगर वहाँ पर दुर्घटना घटती है, निगाह हटती है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है दोनों ही देशों को। और इसीलिए अबाबिल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पाकिस्तान की ओर से, और अमित शाह कुछ दिन पहले वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और जवाद चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे लूँगा, सरक्रीक का जो मामला है सर, मुझे लगता है ये 100 साल पुराना मामला है और अभी तक इस पर कोई रजामंदी नहीं बन पाई। ब्रिटिशर्स ने जो नक्शा बनाया था वो नक्शा ही इस विवाद की वजह है। लेकिन सरक्रीक के पीछे पाकिस्तान का जो असली मकसद क्या है आपको लगता है? वाई दे आर ट्राइंग टू गेट दिस सरक्रीक लाइन और वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? अबाबिल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, क्यों सर? देखो अमित, पाकिस्तान जानता है कि मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। लो टाइड के समय सरक्रीक की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब हाई टाइड होता है तो उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। राइट। तो इस पर जो भी कंट्रोल करेगा उनको भविष्य के किसी भी युद्ध के दौरान, स्कर्मिश के दौरान एक टैक्टिकल लोकल एडवांटेज मिलेगा। सरक्रीक की चौड़ाई जो है, जहां से ये उद्गम होता है, वहां पर आप समझो 200 या 300 मीटर चौड़ी है।
जी। लेकिन जैसे जैसे ये अरब सागर की तरफ आती है, खासतौर से हाई टाइड के समय में, इसकी चौड़ाई जो है 6 से 8 किलोमीटर तक हो जाती है। तो होता क्या है कि वहां पर ना सिर्फ फिशरी कि वहां पर मछली कौन पकड़ेगा, ये तो बात है ही। हम सब कहते हैं वहां सीरी फिश नाम की कोई हाँ हाँ, मैं प्रजाति मिलती ठीक कर है। रहा हूँ नेटवर्क। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उससे जो इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनेगा, अगर हम पाकिस्तान की डेफिनेशन मान ले कि सर क्रीक में पाकिस्तान का जो इलाका है वो उसके पूर्वी तट तक है, तो फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि तटीय इलाके से एक 90 डिग्री कोण पर की दिया जाता है, वो भारत की तरफ सरक जाता है। और अगर हम भारत का इंटरप्रिटेशन मान ले कि सर क्रीक का आधा हमारा है आधा पाकिस्तान है, तो उसके मुहाने से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो सीधी लाइन जाएगी वो दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगी और पाकिस्तान की तरफ खिसक जाएगी। 2000 किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया डिस्प्यूटेड हो जाता है। इसके नीचे ऑयल है, गैस है, और भविष्य में मैग्नीज ओर भी मिलने की संभावना है। जी अमित। बिल्कुल सर, प्लीज़ स्टे विद मी। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ है। अरविंद जी, ये बहुत एक स्ट्रैटेजिकल एरिया है और रण कक्ष जब हम जाते हैं तो हरामी नाला और ये सब जो इलाके हैं बहुत क्रूशियल है सर, क्योंकि ये साल के 10 महीने ये पानी में डूबा रहता है। वहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ बहुत बड़े पैमाने पर है, दलदली इलाका है, आप उसमें नॉर्मल कॉम्बिंग नहीं कर सकते। वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल हॉबरक्राफ्ट चाहिए, फ्री गेट्स वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है और मौसम हमेशा वहाँ ख़राब रहता है। हाई टाइड्स के वक्त वहाँ पर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। और आपको याद होगा करगिल में जब मौसम ख़राब हुआ था, पाकिस्तान ने इसी मौसम का फ़ायदा उठाया था और उन पीक्स पर चला गया था जिन पीक्स पर ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब मौसम ख़राब होगा तो दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में लौट जाएंगी। पाकिस्तान यहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है सर, और अभी जो इंटेल मिल रहे हैं अरविंद जी, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी कर दिया है कमांडोज का, हॉबरक्राफ्ट, सर्विलांस ड्रोन वहाँ पर बहुत एक्टिवली मूव कर रहे हैं। अरविंद जी। जी अमित साहब, हाँ। वाकई बात सच है। और बात यह है कि इस समय पाकिस्तान को कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो उसके बेहतर हुए हैं और सपोर्ट भी मिल रहा है। खासकर जैसे कि हम देखें कि तुर्की, सऊदी अरेबिया के साथ भी उसके संधि हुए हैं और खासकर वेस्ट एशिया की तरफ से उसे काफी समर्थन मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो जिस कारण यहाँ पे बहुत सारा कई बार वो इतना आसानी से सब कुछ करना नहीं हो पाता है। और इस इलाके में रुचि दरअसल पिछले 1 दशक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोनों ही देशों की, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार मिलने की संभावना है। और इस पर कुछ जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जिनका संबंध दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, उनकी थोड़ी सी गिद्ध दृष्टि और इंटरेस्ट काफी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस बीच में। तो ये कारण है कि अचानक से दोनों ही देशों का इसमें बहुत ही ज्यादा रुचि जागृत हो गई है और दोनों ही अपने अपने हिसाब से दावा करते हैं। जो 1968 में भी जो एक न्यायाधिकरण ने जो अवार्ड दिया था, अवार्ड मतलब उसमें वो कोई भी जब ट्रिब्यूनल देता है तो अवार्ड देता है, आमतौर पे उसको फैसला नहीं बोलता है। तो उस अवार्ड में दरअसल 90% भारत के क्लेम को माना गया था और पाकिस्तान के केवल 10% क्लेम को माना गया है। तो ये है, पर अभी फिलहाल ये है कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अभी उसके लिए स्थिति काफी मुफीद है और काफी बड़ी ताकतों का समर्थन मिल सकता है उसे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, तो वह इस मामले को उठाना चाहता है अमित साहब जी। ठीक है। देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर इस स्थिति को देखा जाए, स्ट्रैटेजिक जो वहाँ पर लोकेशन है भारत में, पाकिस्तान की स्थिति मुझे लगता है भारत की ज़्यादा बेहतर है उस इलाके में। भारत ने जो अपने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, जो वहाँ पर कॉम्बिंग हो रही है, जिस तरह से हमने सर्विलांस ड्रोन बना रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं बॉर्डर पर, और वो भी फ्लोटिंग सेंसर्स हैं सर, वो फ्लोट करते रहते हैं पानी में, आई हैव सीन दैट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान पर दबाव ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान भारत से ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है वहाँ पे। अगर आप उनकी तैयारियों को देखें, उनके मूवमेंट्स को देखें, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव है भारत से। हालांकि हमारे पास फिजिकली हम ज़्यादा स्ट्रांग वहाँ पर हैं, लेकिन पाकिस्तान जितना एक्टिव लग रहा है, जितना वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, चाइनीज़ हॉबरक्राफ्ट वहाँ पर मूव कर रहे हैं, टर्किश ड्रोन्स वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, क्या भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है या भारत की मुकम्मल तैयारी और भारत कह रहा है ठीक है भाई, आपको जो नाटक करना है करिए, इट डजेंट अफेक्ट?
हाँ अमित, देखो वहां पर होता ऐसा है कि सबसे पहले तो रोल गृह मंत्रालय का आ जाता है, रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का थोड़ा सा बाद में आता है। जी। विदेश मंत्रालय का रोल गृह मंत्रालय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बातचीत होगी वो विदेश मंत्रालय के लेवल पर होगी। विदेश मंत्रालय ने बार बार वही रुख अख्तियार किया है जो कि भारत हमेशा से इंटरप्रेट करता रहा है कि सर क्रीक जो है हाई टाइड के समय में नेविगेशनल चैनल होता है, इसीलिए उसकी जो आधा जो मिड पॉइंट है वहां से डिवीजन आधा भारत की तरफ होना चाहिए और आधा पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रोल गृह मंत्रालय का आ जाता है, जिनका वहां पर ग्राउंड कंट्रोल या कहें मार्श दलदल के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करना जिम्मेवारी है। अब गृह मंत्रालय जो है हमेशा से अपनी कोस्ट गार्ड को वहां पर शुरुआती दौर से ही एक्टिव रहा है। मैं बता दूं कि वहां पर कोस्ट गार्ड को तो हम मानते हैं कि इंडियन नेवी के अधीनस्थ हैं, लेकिन सर क्रीक में बीएसएफ की जो वाटर विंग है और कोस्ट गार्ड है वो मिलकर एक साथ काम करती हैं। तो हमने भी अपने जो फॉरवर्ड बॉर्डर पोस्ट हैं उनको सर्वे करके दोबारा बनाया है, ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया है, और हमने वो उसकी जो ग्रिड रेफरेंस है कि इतने डिग्री नॉर्थ इतने डिग्री ईस्ट, वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल पर एक्सचेंज कर लिया है। यानी हमने उनको धमकाया नहीं, हमने उनको डराया नहीं, कोअर्सिव डिप्लोमेसी नहीं इस्तेमाल की है। हमने सिर्फ इतना पाकिस्तान को कहा है कि जहां तक हमने अपने बॉर्डर पोस्ट लगाए वो हमारी क्लेम लाइन है। अब पाकिस्तान जब अबाबिल की बात करता है, पाकिस्तान भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको सर क्रीक के पश्चिम में ही अब तक रखा है। कोई भी उनका ड्रोन भारत के सोवरेन एयर स्पेस में आया नहीं है। अगर जरूर ऐसी वो गुस्ताखी करते हैं तो फिर शायद बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी रोल आ जाएगा, लेकिन अभी तक उभय पक्ष एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जमीनी जो पावर है वहां पर जो लोकल कमांडेंट्स हैं उनको दिया गया है, अगर जरूरत पड़े तो आपस में फ्लैग मीटिंग करके वो 100 मीटर इधर 300 मीटर उधर की बातचीत करके सुलझा सकते हैं। ये प्रॉब्लम दिक्कत कब आती है? हाई टाइड के सामने और जब बाढ़ का पानी आता है तब। जी ऑलराइट सर, जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जवाद चौधरी, इज द जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जवाद, सर क्रीक की लाइन का जो विवाद है वो 1914 से है, क्योंकि ब्रिटिशर्स गए तो, लेकिन बहुत सारे मैप उल्टे पुल्टे बनाकर चले गए, बहुत सारा डिवाइड जो उन्होंने देश को किया वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में कर दिया। सर क्रीक को लेकर जो पाकिस्तान इतना एग्रेसिव हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? पहला। दूसरा कि जो यथास्थिति बहाल थी पहले से कि दोनों देशों की बॉर्डर वहाँ डिसाइड थी, वहाँ पर अब क्यों खींचतान मचाने की ज़रूरत है? शांति ज़रूरी है दोनों देशों के लिए, लेकिन पाकिस्तान को शांति अच्छी नहीं लगती क्या? अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम जवाद खान है, जवाद चौधरी नहीं है, आपने उनको भी बताया होगी। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान को कोई शौक नहीं है यमन को खराब किया, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान तो अमन के लिए रोल अदा कर रहा है। वो तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको कहता है कि आप अमन के साथ रहें खिते के अंदर। तो आपने ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहा है या वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा? हाँ, अपने मुल्क की जो खुद मुख्तियारी है और जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ है उसकी दूसरी जंग पाक फौज भी लड़ रही है और हम लोग भी लड़ रहे हैं, और उस चीज़ के ऊपर वो जो है वो आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे अगर कोई ऐसी कार्रवाई आप लोगों की जानिब से होती है। पाकिस्तान किसी भी चीज़ में आज तक पहल नहीं की, ना आप लोगों के किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई भी आप निकाल के देखें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। आप लोगों की जानिब से हाँ ये चीज़ पहल की गई है जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान ने जो है वो अपना रिप्लाई दिया है। जवाद, आपका नेटवर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई एम रियली अनेबल टू हियर यू, और वैसे भी आवाज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे जवाद? ठीक है, जवाद तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा हमारा। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जवाद कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल भी उन चीज़ों में मुफ्तला नहीं रहता कि विवाद बढ़ाना है या दिक्कतें पैदा करनी है। करगिल वो भूल गए, करगिल में वो खुद आए हमारे बॉर्डर पर, पीओके में खुद वो एक्शन कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, सीज़ फायर का उल्लंघन वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो जो रीडिफाइंड जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो सर क्रीक हो चाहे और भी हो हमारी, हम उनको फॉलो करते हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सर? मुझे लगता है पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा बदमाशी करता रहता है। अरविंद जी, अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सेम सवाल मैं कैप्टन साहब आपसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि सर जब से मैं देख रहा हूँ या मैं स्टडी कर रहा हूँ डिफेंस, मैंने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से दिक्कतें पैदा की गई हैं, चाहे वो एलओसी पर बात रही हो, चाहे पीओके का मसला रहा हो, चाहे द्रास, बटालिक और लेह लद्दाख और करगिल वाला सेक्टर रहा हो, हमेशा पाकिस्तान ने बदमाशी की है। भारत ने तो कभी भी उनको छेड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, थैंक यू। अमित साहब सुन पा रहे हैं आप हाँ मुझे? बिल्कुल उम्मीद सुन है। पा रहा हूँ। अगर आप मेरा सवाल आपने सुन लिया था पहले- तो आप जवाब दें। जी, कैप्टन साहब, मैं बिल्कुल। आपके पास आता हूँ अभी। हाँ अरविंद जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल अमित साहब, ये बात से मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा, और आपने बिल्कुल सटीक बात की है। अभी पाकिस्तान पे ही कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें पढ़ रहा था, तो उसमें पूरी तरीके से ये साबित है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया रहा है, खासकर उसके हुक्मरानों का, आपने करगिल का जिक्र किया, तमाम ऐसे घटनाएं हैं 1965, 71 से लेके तमाम चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान का रवैया दरअसल लड़ाई करने का ज्यादा रहा है। और ये पाकिस्तान के एक तरीके से जो फेल्ड तरीके की जो नीतियां रही है भारत को लेकर, उसके परिणाम भी जाहिर है। खासकर सरक्रीक को लेकर उसका इन दिनों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। पहले इस विवाद की तरफ इतना ध्यान नहीं था, हालांकि ये विवादास्पद तो था, पर इसके आर्थिक कारणों के कारण अचानक से इधर ध्यान रहा है। पहले सरक्रीक या पूरा वो इलाका इसलिए याद किया जाता था कि कभी कभी हमारे जो नाविक हैं वो पाकिस्तान के एरिया में चले जाते थे, वहां पाकिस्तानी आर्मी उनको बंधक बनाती थी। ठीक भारत भी ऐसा ही करता था, तो कई बार 100-200 नाविक एक साथ जब भारत पाकिस्तान की बातचीत होती थी तो हम एक्सचेंज करते थे उन नाविकों को। तो ये था, पर अचानक से इस इलाके में दोनों ही काफी अपने आप को चाक चौबंद करना चाहते हैं, और इसका कारण पेट्रोलियम ही है। तो ये है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, और बिल्कुल आपने सटीक ही कहा है कि पाकिस्तान की रुचि कभी भी शांति में नहीं रही है। जी अमित साहब। डन। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने दो चीज़ें मुझे बताई कि अमित, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स के दायरे में ये चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर एस्केलेशन होता है, कुछ अगर अक्रॉस द लाइन कुछ चीज़ें वो करते हैं, देन एंटर्स द डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन सर, अब पाकिस्तान के अगर पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जाए, सरक्रीक की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो चाहते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक इलाका है, वो चाहते हैं कि अगर सरक्रीक पे उनका एक्सेस हो जाता है ज़्यादा जितना वो चाहते हैं, वो उत्तरी इलाके में अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो अरेबियन सी अनसेफ हो जाएगा बहुत हमारे लिए। अरेबियन सी का सीधा एक्सेस है सर, अगर वहाँ पे सरक्रीक से वो थोड़ा सा अगर उत्तरी इलाके में और थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो अरब सागर पूरा एक्सेस रहेगा, ओपन रहेगा। और हम, हमारी कोस्ट गार्ड है, हमारे पास कोस्ट गार्ड, हमारे नेवी हमारी इतनी मजबूत है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरब सागर का जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है सर, और ये वहाँ से घुसने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी हाँ अमित, होता ये है कि देखो, जहां तक हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी का जो ब्रीफ है वो बहुत क्लियर है कि इंडियन नेवी भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करेगी। अब जो बॉर्डर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सरक्रीक से एक सीधी लाइन चली जाती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी 380 किलोमीटर तक। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम पाकिस्तान का डेफिनेशन मांग लें कि जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है वो सरक्रीक का पूर्वी इलाका है, पूर्वी छोर है, जो कि भारत कंटेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान मांग करता है कि सरक्रीक का पूर्वी जो तट है वो वहां तक पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो फिर ये जो स्ट्रेट लाइन अरब सागर में की तरफ ड्रॉ होती है, एक सीधी लाइन 200 नॉटिकल माइल तक, वो भारत की तरफ सरक जाती है, उसका जो एंगल है वो भारत की तरफ सरक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी समझिए शिप्स हैं, हमारे मछुआरी हैं, हमारे सबमरीन्स हैं, वो उस लाइन को क्रॉस करके अगर उस तरफ चले जाते हैं तो पाकिस्तान हल्ला मचाएगा। मछुआरे हैं तो उनको अरेस्ट कर लेगा, हमारी शिप्स नेवी की या सबमरीन होगी तो पाकिस्तान उनको वार्निंग देना शुरू कर देगा। तो भारत ने कहा है कि नहीं, सरक्रीक के मध्य से मिडिल पॉइंट जो है वहां से आप सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए अरब सागर की तरफ,
तो इससे क्या होता है कि वो लाइन और थोड़ा, जैसे सीधी लाइन 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली चली जाएगी, तो वो सीधी लाइन जो है अरब सागर की तरफ और ज्यादा दक्षिण पश्चिम पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो उससे क्या एडवांटेज है कि हमारे मछुआरे उतने ज्यादा दूर तक फिशिंग के लिए जा पाएंगे। हमारी कोस्ट गार्ड, नेवी के शिप्स या भविष्य में कभी skirmish हुआ तो सबमरीन भी बिना चैलेंज के उतने ज्यादा पश्चिम की तरफ जा पाएंगे। ऐसा हुआ भी है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने अपने सबमरीन्स को वहां पे डिप्लॉय किया था, नेवी के शिप्स को भी डिप्लॉय किया था। और क्योंकि हमारी शिप्स और हमारी सबमरीन पाकिस्तान की तरफ, यानी समझ लीजिए कराची की तरफ कहां तक जाएंगी, जहां तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो भारत कह रहा था कि हमारी सबमरीन जो है वो भारत के ईईजेड के अंदर खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी ने, उनके जो सर्विलेंस विमान हैं वो आए और उन्होंने वार्निंग दी कि हमारा सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर खड़ा है। जी। तो सिंदूर के दौरान ऐसा कुछ वाकया होने के बाद अब उभय पक्ष थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान चाहता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो सीधी लाइन बनेगी सर क्रीक से, वो भारत की तरफ सरका दी जाए, यानी गुजरात की तरफ सरका दी जाए। और हिंदुस्तान कहता है कि नहीं, सर क्रीक के मिडिल पॉइंट से वो ड्रॉ की जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ यानी पश्चिम की तरफ सरक जाएगी। जी ऑलराइट सर, जवाद खान मेरे साथ फिर से जुड़ के। जवाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करिए जवाद। अब चेक करें, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है जवाद, मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने कहा, मेरे दोनों एक्सपर्ट मेरे साथ है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी, साहब जी। है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जवाद, हम अगर पुराने घटनाक्रम को देखें पिछले 30-40 सालों में, तो हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ही बदमाशी की गई है, चाहे वो करगिल की बात हो, चाहे वो 65 की जंग की बात हो, चाहे बॉर्डर पर सीज फायर करना हो, इन्फिल्ट्रेशन करना हो, तो भारत ने कभी भी छेड़ा नहीं पाकिस्तान को। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की ओर से हमेशा कुछ न कुछ हरकतें हुई हैं। और आप तो जो कि जर्नलिस्ट हैं, तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि करगिल में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, है ना? सर आप तो देखिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो छेड़छाड़ की गई। एक चीज के ऊपर साबित करके दिखाएं, ज्यादा दूर हम नहीं बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अगर जाएं तो ऑपरेशन सिंदूर में किसकी तरफ से छेड़छाड़ की गई? अरे आप लोगों की तरफ आतंकवादी से आए आपके थे यहाँ ना? से हम हमारे लोगों यहाँ ने तो रिप्लाई दिया। आतंकवादी देखिए, आकर हमारे यहाँ हमारे आतंकवादी, मासूम लोगों को सुनिए मारा, सर, तो आपकी तरफ से हुआ ना, हमने थोड़ी उस टाइम किया। भी हमने आपको रिस्पॉन्स किया था ना कि अगर आतंकवादी हमारे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप साबित करें, उसकी प्रूफ लेके आए। आप मुझे ये बताएं, आपकी इतनी बड़ी फौज है, आपकी इतनी आर्मी के जवान हैं, आपकी पुलिस के जवान वहां पे खड़े थे, इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करके वो 3-4 लोग वहां पे पहलगाम पे चले गए, उन्होंने लोगों के मार के वापस निकल भी गए और आप लोग उनको नहीं पकड़ पाए। कोई सबूत आवाम के सामने नहीं लेके आए, कोई चीज लेके नहीं। आप लेके आते ना, लेके कितने आते आप सबूत लोग। चाहिए आप जवाब, कैसे कितने इल्जाम लगा सबूत सकते हैं चाहिए? ये वो पाकिस्तानी? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, आपके यहाँ के देखिए, लश्कर तैयबा, हिजबुल बाकी मुजाहिदीन, जितने भी ये मामलात कितने में, आतंकवादी सुनिए सर, संगठन हैं। सुनिए, आपके देखिए, यहाँ पे एबटाबाद में आतंकवादी मिला जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया था, मैं एबटाबाद सबूत में बैठा कैसे हुआ मांग रहे हैं हम? मैं- क्या सबूत चाहिए? हाफिज सईद आपके यहाँ बैठा हुआ है, मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग आप पीओके में करते हैं, आप जर्नलिस्ट, आपको ये बातें नहीं पता है? आपको नहीं पता कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी फंड करती है, हथियार मुहैया कराती है मैं- मुजाहिदीनों को, देखिए, टेरर ग्रुप्स को? आपको नहीं पता? दुनिया जानती है, अमेरिका देखिए, जानता मैं है, तो फ्रांस यही कह जानता रहा हूँ, है, रशिया एक जानता है, बेहतरीन हर कोई एंकर हैं, जानता आपको है। नहीं पता कि आप आरएसएस, ग्रे लिस्ट में हैं। नहीं, देखिए, आपको नहीं पता कि आरएसएस कितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम है? आपको नहीं पता कि आरएसएस इतने बड़े जो, दहशतगर्द ये तंजीम है? बंदे कर रहा है? यही ये तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन, पता होना चाहिए यही ना। तो पाकिस्तानी मैं तो अभी स्कूल इस ऑफ समय जर्नलिज्म अहमदाबाद में बैठा पढ़ाया हूँ, नहीं जाता मार्शल आप में लोगों बैठा को। हूँ, जिसको आप कह रहे हैं पाकिस्तानी कि वहाँ स्कूल पे ऑफ दहशतगर्दी जर्नलिज्म हो में रही है, आप यहाँ पे लोगों कहाँ को हो रही है? फेक नैरेटिव यहाँ पे पढ़ाए तो जाते पुरअमन हैं, तरीके से सारी आप लोगों चीजें को हो कुछ रही हैं। पता नहीं होता। जो आप आरएसएस शहरी के बारे में हुक्म नहीं है, जानते, इसका कोई इस मतलब तरह का एक्ट या इस तरह आप का आरएसएस के एक्टिव बारे में यहाँ पे नहीं जानते हैं, लेके आपको नहीं पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, पढ़िए। आप उसको आतंकवादी तंजीम कह रहे हैं, तो लश्कर तैयबा क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, ये क्या करते हैं? वहां पर फिलॉन्थ्रोफी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं पाकिस्तान में, वो लोग कौन है? सुनिए, नहीं, यही तो चीजें इंडिया के अंदर हो रही है ना। अभी हम लोग इधर बीएलएलए के ऊपर कार्रवाई करते हैं, टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वहां पर मिठाइयां कहाँ तकसीम होती है? इंडिया के अंदर जश्न होता है, जब हम मारते हैं उन लोगों को तो आप लोग मातम करते हैं।
तो ये तो ये आप किसने लोगों के बोला अंदर आप होता है लोग ना, मातम आप करते हैं? अपने कहाँ पे कुर्बान आपको को वीडियो जानते मिला? नहीं देख रहे। हमको आप बलूचिस्तानियों से पाकिस्तान के क्या ऊपर मतलब इल्जाम है? लगाते जा रहे हैं, हमें जब क्या हम मतलब प्रूफ है? मांगे तो पीओके आप कैसे? हमारा है, हम पीओके के लिए चिंता करते हैं, पीओके के लोग हमारे हैं। बलूचिस्तान में आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं तहरीके नहीं, कहाँ से तालिबान के आपका साथ। हुआ? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? हम क्यों मातम मनाएंगे? हमारे पास बहुत काम है जवाद। हम क्यों मनाते हैं बलूचियों आप के लिए मातम, मातम मनाएंगे? बड़े हम क्यों जोर से तहरीके मनाते हैं। तालिबान के जब हम आतंकियों के लिए बीएलए को मातम यहाँ मनाएंगे? पर हम उनकी किसी के लिए मातम कार्रवाई क्यों करते हैं, बनाएंगे हमारे भाई? शहरियों को मारते हैं, आपका मसला है तो आप लोग बलूचिस्तान कार्रवाई को, आप करते तो मारिए, आप लोग आपको नहीं मातम बलूची मनाते? मारे, आप किस उनको तरह मारिए। इंडिया के अंदर जो है वो मातम कल होता है, आप देख बलूचिस्तान लीजिए अपना ना। आजादी का दिन मनाने जा रहा है, पता है आपको ये बात? आप जर्नलिस्ट हैं। कल बलूची जो लोग हैं अपना आजादी का दिन मनाने जा रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी है? आपको पता है कि आपके यहां कायदे आजम ने किस तरह से बलूचिस्तान के साथ धोखा किया? पहले वो एक इंडिपेंडेंट राज्य था, प्रोविंस था, उसके बाद पाकिस्तान को उसमें जबरन मिला लिया। वहां के एसेट्स, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का आप दोहन कर रहे हैं। बलूची कहते हैं कि वो नहीं मानते पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का वो हिस्सा है। हमें क्या मतलब है बलूची क्या कहते हैं? हम मानते हैं? कंसर्न है, पीओके के लिए सर, कंसर्न किसने कह है, दिया? वो आप हमारा बलूचिस्तान हिस्सा है गवर्नमेंट जिस में पर जाए, आपने कब्जा कर बलूचिस्तान में रखा आपको है। लेके चलता हूँ। वहां की आवाम के लिए हम चिंतित है, सुनिए, फिक्रमंद है, क्योंकि वो आप हमारा आइए ना, इलाका है। मैं आपको बलूचिस्तान लेके जाता हूँ। आप बलूचिस्तान देखिए ना के लिए किस हम तरह क्यों फिक्र पाकिस्तान करेंगे मानते हैं, जवाद? किस तरह के जो हक और सच्चे बलूची हैं। अब जो वहाँ की आरएसएस के फंड कुर्दा जो लोग हैं, आपके जो प्रॉक्सीज हैं, उन लोग तो नहीं मानेंगे ना, वो तो जाहिर सी बात। इस दुनिया में 2-3 प्रॉक्सीज हैं, हूती, हिजबुल्ला, लश्कर, जैश। इन्हें प्रॉक्सीज कहा जाता है। दीज आर प्रॉक्सीज। आपको प्रॉक्सीज के बारे में नहीं पता है? पाकिस्तान इसका के खिलाफ ही मतलब बात करेंगे। हमास, दीज आर प्रॉक्सीज, जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जीना हराम कर रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का। ये दहशतगर्द हैं, ये प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज के बारे में आप जानते नहीं जवाद? आप नहीं, मैं अच्छे से जी। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। जो चंद प्रॉक्सीज आप लोग बैठाते हैं, पंजाब से लाए होते हैं, कोई प्रॉक्सीज हमारे यहाँ नहीं है। कुछ बलोची आपने बैठाए होते हैं, कोई वहां पे बैठा के आप अपने चैनलों के ऊपर जो है इंटरव्यू करवाते हैं। कभी आपने देखा हमारे नेशनल चैनल के ऊपर कोई प्रॉक्सीज आके आपके खिलाफ बात की हो? नहीं की ना। तो आप हमारे proxies चैनल को पे पैड किसने जो है वो बैठा हमारे के चैनल बात पे करवाते किसने आपके बारे में बात की प्रॉक्सीज के बारे में? लश्कर तैयबा मैं आपको बहुत से दुनिया निकाल के जानती है। आपको अमेरिका ने दिखाऊंगा। बैन कर रखा है साहब। अमेरिका तो आपका दोस्त है ना, लश्कर को उसने बैन कर रखा है, हिजबुल मुजाहिदीन नहीं, को उसने बैन कर देखिए, रखा है। आपका दोस्त है वो। पाकिस्तान हम के अंदर क्यों जब बोल रहे हैं? दहशतगर्दी थी, सुनिए आपके सर, दोस्त ने बैन जब कर रखा है। सुनिए सर, जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है तो पाक आर्मी कार्रवाई करती है, हमारे जवान मारे जाते हैं। जब हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो आपके चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओ हो, वो तो मासूम लोग थे, इन्होंने मार दिए, ये तो सच्चे बलोची थे, हाय हाय हाय, ये तो अफगानी थे। आप ये हम नहीं करते भाई, ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। आप क्या पाकिस्तान में भी लोग मरते हैं ना, तो भी हम दिखाते हैं, हम कहते हैं कि भाई बुरी तरह से मरे हैं, ये आवाम है, इनकी कोई गलती नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। हम आपके आवाम के लिए भी उतने फिक्रमंद है जितना बलूचियों के लिए हैं। We have a heart for everybody in the world। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, अरे आप हमारे यहाँ से तो निकले हैं, हमारा ही तो हिस्सा वहां के लोग हैं, आप नहीं मानते? हम तो मानते हैं पाकिस्तानियों को अपना। हमने भी दुखे दिल के साथ पहलगाम के ऊपर अफसोस किया था ना। हमारी आवाम ने भी कहता गलत हुआ हमारा। हमने तो कहा था कि आप कितनी जबरदस्त आर्मी, आप लोग कहते हो इतनी अच्छी एजेंसीज है, नहीं कहते नहीं है जवाद खान तो है, हम कहते नहीं पकड़ सके। इंडियन आर्मी इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। सकी सर, सवालिया निशान है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपकी एजेंसी के ऊपर सवालिया निशान है कि 4 बंदों को क्यों नहीं पकड़ सके। 140 करोड़ की आबादी में हर एक आदमी को सुरक्षा कैसे दे सकता है कोई? आपकी पूरी जितनी तादाद है उससे बड़ा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारा जो एक राज्य उत्तर प्रदेश है ना, तो आपके यहाँ से ज्यादा आबादी वहां पर है। 140 करोड़ लोगों की कैसे एक आदमी को लॉक करके देख सकते हैं इसके पीछे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भी कुछ मोल्स हैं, हमारे यहाँ भी कुछ दहशतगर्द हैं जो देश विरोधी हैं, जो एंटी इंडियंस हैं। वो आप जैसे लोग जो वहां पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, इसीलिए हम आर्मी में राष्ट्रीय राइफल्स है, हमारे यहाँ RR है, वो ऐसे लोगों का इलाज करती है मुकम्मल। देश के खिलाफ दहशतगर्दों का साथ देते हैं, उनके इलाज के लिए हमने राष्ट्रीय राइफल को भेज रखा है वैली में, वो इलाज करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। अरविंद सिंह तेजावत साहब, देखिए पत्रकार है जवाद, लेकिन जानकारी नहीं है इनको प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं, किसने मारा, किसको मारा, कब मारा, इस बात की जानकारी नहीं है। हम तो जानते हैं, इसलिए हमने राष्ट्रीय राइफल्स को डिप्लॉय कर रखा है वहां पर इलाज करने के लिए ऐसे दहशतगर्दों का। हाँ बिल्कुल अमित साहब, ये सच बात है। या कई बार क्या होता है कि जानने के बावजूद भी वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं, खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट आते हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण एक अंदर डर भी होता है कि कहीं पाकिस्तान की हुकूमत नहीं उन्हें सर, पकड़कर ये आपका ना ले जाए।
कहाँ किस चीज का डर? ये डर तो आप लोगों के ये यहाँ है बात तो सर। सच ही है। ये तो आप लोगों और के जहां देखिए, तक जवाद साहब कॉकरोच आप क्यों निकले थे? सबूत की बात सर कर रहे हैं कि सुनिएगा, आप देखिए पठानकोट के देखिए बाद सर में सुनिए, सबूत नहीं दिए गए आप कह थे। रहे हैं ना, सर मुझे पठानकोट के बाद में सुनिए, सबूत सर दिए आप गए कह थे, रहे हैं आप ना, लोगों ने क्या किया? खारिज बात कर सुनिए दिया ना उन सर, बात सबूतों को। सुनिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं वो डर के बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट से। तो आप लोग तो अपने गवर्नमेंट का दिफा करते हैं, कॉकरोच वाले जो लोग असल जो इंडियंस हैं वो जो निकले हुए अपनी हक मांग रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बात नहीं करते ना। डर के तो आप बार बात कर रहे होते हो। हम लोगों ने तो नहीं प्रूफ नहीं, मांगा, आप लोगों से नहीं पाकिस्तान दिया। के दें बहुत प्रूफ, दें ना कम प्रधान को प्रूफ जर्नलिस्ट आप। हैं जो कि मत के साथ बात करते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अहमद के साथ डरे बात रहते कर रहा हैं। हूँ, किसी चीज का भी इसमें डर नहीं, इसमें जवाब अहमद के साहब क्या साथ बात खराब कर रहा हूँ बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जवाब साहब क्या खराब बात है कि पाकिस्तान को भारत के साथ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है? इसमें क्या खराब बात है जो कह रहे हैं हम लोग? नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जो नीतियां रही है, आपके खुद के नहीं लड़ रहे सीनियर लीडरान हम तो कह यही रहे हैं कहते हैं ना। कि गलत रही है। देखें, आपके जो जब टॉप आप लीडर्स हैं हमारे वो कह रहे हैं कि मुल्क को, नीतियां गलत रही है। जब आपके पाकिस्तानी हुक्मरान जब पावर में नहीं रहते हैं, परवेज मुशर्रफ से लेकर तमाम लोग, तब वो कहते हैं कि गलतियां हुई है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? और वहां दहशत देखें गर्दों को पनाह तो मिली है, इसमें क्या डाउट है? आप ही बताइए जवाब सबसे साहब, ज्यादा, देखिए कहाँ गलत कहाँ कह रहे सर हैं? सुनिए, आप दहशत गर्दों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम कोई आपको पागल नजर आ रही है कि दहशत गर्द हम पाल के अपने ऊपर हमले करवा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर हमले करवा, हम ये तो आपको आप नहीं लोगों कह का रहे हैं, काम है ना। आपके यहाँ जो पल आप रहे हैं लोग, उनको कह रहे हैं। नहीं, आप तो हमारे यहाँ कोई दहशत, डरे हुए आपने मंसूर पत्रकार हैं, एबटाबाद का आपके नाम लिया। प्रति तो हमारी सिंपैथी है। सर आपको सुनिए, लेकर तो आपने सिंपैथी है मंसूर जवाब एबटाबाद साहब। का नाम लिया। आपको नहीं मैं कह जिस रहे हैं टाइम दहशतगर्द, आपके यहाँ जो पल एबटाबाद रहे में हैं उनको बैठा कह हूँ, रहे हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कैप्टन साहब, आपको याद होगा ये पूरा वाकया, चूंकि आप तो उस वक्त एयरफोर्स में थे भी सर। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आप मेरे शेर का आपने नाम लिया। ठीक है, जवाब मैं आ रहा हूँ। एक सवाल है मेरा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। सर, आप उस वक्त फोर्स में फ्लाई कर रहे थे, जेट्स, फाइटर जेट्स आप उड़ा रहे थे उस वक्त, जिस वक्त का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ सर। मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को करगिल के डेवलपमेंट से अंधेरे में रखा, कोई जानकारी नहीं दी, उनके बिना परमिशन के सैनिकों को डिप्लॉय किया, उन पीक्स पर भेजा जहां पर एक हमारा एक अग्रीमेंट था। अटल साहब जाते हैं इस्लामाबाद और अटल जी के आते ही करगिल हो जाता है। तो जिस देश का सेना प्रमुख अपने देश के राष्ट्र प्रमुख को अपने आर्मी की चीज़ों से वाकिफ नहीं करा रहा है, चोरी चोरी आपने सेना भेज दी, चोरी चोरी आपने करगिल के पीक्स पर जाकर वहां पर हमला करने के लिए पोजीशन ले ली, और हमारे सैनिक जब वहां पहुंचे तो आपने उनको ऊपर से गोलियां मारी। जिस देश का सेना प्रमुख अपने राष्ट्र, अपने प्रधानमंत्री का नहीं है, वो क्या किसी देश का होगा? ये बात जवाब, मुझे पता नहीं इनको पता है कि नहीं, कि किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में ये बात कबूली थी कि हाँ, करगिल वाज अ फेलियर एंड इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन व्हिच आई हैव टेकन ड्यूरिंग माय रेजिम। तो उनको हटाने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ हम लगा देंगे। बताइए, इस तरह का सेना प्रमुख जिस देश का हो, वहां पर उस देश की तरक्की हो पाएगी क्या? जवाब साहब को शायद ये जानकारियां हैं नहीं। हाँ अमित जी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सर अच्छे आर्मी से जो है जानकारी, ये कभी हमारा भी पर्सनल सिविलियन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन के हमें अच्छे नीचे से नहीं जानकारी। रही। थोड़ा सा आप पाकिस्तान अपने की को जो मान आर्मी लीजिए। है जवाब सुन हमेशा लीजिए, एक जवाब सुन इंडिपेंडेंट लीजिए, सुन एंटिटी लीजिए, सुन रही। लीजिए, मैं आता हूं, सुन लीजिए कैप्टन साहब, प्लीज दिक्कत गो अहेड। पाकिस्तान में ये है कि जैसे दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ही, भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, सब जगह पे सिविलियन सरकार जो है वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में शुरुआती दौर से ही आर्मी ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण क्रिएट किया जहां उन्होंने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा दरकरार किया, इग्नोर किया। राइट सर। पाकिस्तान में तो इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, इतने प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जिनको उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने ही उखाड़ फेंका। तो दिक्कत क्या आ रही है? नवाज शरीफ को मालूम था कि अगर वो सीधा कारगिल में जो गड़बड़ियां हो रही हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, बेसिकली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जो डिप्लॉय कर रहे थे फॉरवर्ड पोजीशन में, Yes, sir. अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको उखाड़ फेंकेंगी, फौज नहीं उनको बर्दाश्त करेगी। हम पाकिस्तान के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की रूट्स मजबूत हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वापस छावनी में जाए, ट्रेनिंग करे, और वाकई अगर कभी जरूरत पड़े तो सिविल सरकार के हुक्म के मुताबिक बाहर आकर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करे। पाकिस्तान में बहुत दुख की बात है, ऐसा हो नहीं रहा है। राइट सर। फौज जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि क्या करना क्या करना है। जी।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आप तमाम बहनों का। जवाद खान बहुत शुक्रिया, अरविंद सिंह तेरवा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ